वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, हम क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर को हम एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं। एंड बच्चों, ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट, बच्चों ये 5 लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि किस तरह से मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। सो कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? तो बच्चों, मैटर हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि अपने पास वाटर, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वाटर अपने पास एक ऐसा एग्जांपल है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में बच्चों एग्जिस्ट करता है। सो वाटर को हम अगर एग्जांपल ले लें, मीन्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो सकता है। बस हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ क्या दिया हुआ है कि वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बिल्कुल सही। कौन कौन से स्टेट में? आइस जैसे कि सॉलिड स्टेट में, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, एंड वेपर स्टेट में होता है, जो गैसेज स्टेट में होती हैं वाटर वेपर्स। सो बच्चों, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? कुछ क्वेश्चंस हमें पहले ही पूछ लिए हैं, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब ये स्टेट में चेंज आ रहा है तो मैटर के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको हमने पढ़ना है। एंड व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, पार्टिकल्स में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव आते हैं, एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, किस तरह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है। इन सब के हम आंसर ढूंढेंगे जो हम आगे अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें इन सब के हमें आंसर मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को एज अ फैक्टर लेते हैं, टेम्परेचर को हम चेंज कर लेते हैं, तो मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। सो हमने यही पढ़ना है कि टेम्परेचर की हेल्प से किस तरह से मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। एक्टिविटी है बच्चों अपने पास, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है भाई, 150 ग्राम आइस ले लिया इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक, इस तरह से पहले आप इस डायग्राम को देख लें। इस डायग्राम में हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, उसमें हमने आइस भर ली एंड उसमें हमने थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर का ये बच्चों होता है बल्ब, इसको कहते हैं थर्मोमीटर बल्ब, और ये आइस में डिप हो जाना चाहिए जिससे ये टेम्परेचर मेज़र कर पाए। ये बच्चों एक ग्लास स्टरर है। ग्लास स्टरर मतलब जो आइस को क्या करेगा, वहाँ पे स्टर करेगा, घुमाएगा। ठीक है, ये आयरन स्टैंड हमने रखा हुआ है एंड नीचे से अपना बर्नर ऑन है। सो ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है कि टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस तरह से सस्पेंड करना है कि जो बल्ब होगा वो किसके कांटेक्ट में होगा, आइस के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा हुआ है कि स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। ठीक है, पहले आपने लो फ्लेम पर उसको हीट करते जाना है। ठीक, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब बच्चों, आपको क्या लगता है जब आइस मेल्ट होती है तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ठीक, उस टाइम टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर 0 से ज़्यादा हो जाना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए? इसका हम बच्चों आंसर अभी आगे ढूंढेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं कि नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। दोनों पॉइंट को समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट में तो कह रहे हैं आपने टेम्परेचर कब निकालना है, जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, एंड दूसरा आपने टेम्परेचर तब निकालना है जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए कि आपने टेम्परेचर कब नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इसके बाद बच्चों, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग।
आपने क्या करना, ग्लास रॉड हमने वहाँ डाल दी थी बीकर में एंड उसको स्टर कर रहे थे। स्टर करने का मतलब क्या है बच्चों, उसको घुमा रहे थे हम लगातार, ठीक है। एंड टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, धीरे धीरे हम फ्लेम को बढ़ाएंगे जिससे क्या होगा, वाटर पहले मेल्ट हुआ, लिक्विड स्टेट में गया और अब वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा। सो कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, यहाँ पर भी हमने थर्मोमीटर में चेक करनी है अपनी रीडिंग। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, जब ज़्यादातर वाटर वहाँ पर वेपोराइज्ड हो जाएगा हमने तब उसका टेम्परेचर नोट करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। इस तरह से हमें इन 3 जगह पर बच्चों टेम्परेचर को नोट करना पड़ेगा, ठीक। सो एक बार इस टेम्परेचर जो ये डायग्राम दिया हुआ है एक्टिविटी का, इसको ये आपकी समझ में आ गया। इस डायग्राम में हमने क्या किया, थर्मोमीटर है अपने पास, ग्लास स्टरर क्या कर रहा है, ये जो आइस रखी हुई है इसको घुमाने का काम कर रहा है, हिलाने का उसको काम कर रहा है। ये बीकर है, इसमें आइस है, ये बर्नर है एंड आयरन स्टैंड, इसमें तो सब कुछ क्लियर है। ये होता है थर्मोमीटर का बल्ब जो कि आइस में डिप होगा ताकि वो टेम्परेचर को नोट कर पाए, ठीक। और यहाँ हम इससे रीडिंग नोट कर लेंगे। अब सेकंड आपके पास दिया हुआ है कि आप उसको स्टर करते रहें, ये ग्लास रॉड हो जाएगी बच्चों अपनी, और इससे हम धीरे धीरे उसको स्टर करेंगे, घुमाएंगे। जब हम उसको घुमाते रहेंगे तो अब आप देखोगे आइस गायब हो जाएगी एंड वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। धीरे धीरे बर्नर हमने और ज़्यादा फ्लेम दी तो वो क्या करेगा, अब वेपर स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है बच्चों, ठीक। सो ये आपको समझ में आया कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड उसके बाद वाटर टू वाटर वेपर। अब हम अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ टेम्परेचर की कौन कौन सी रीडिंग होनी चाहिए, ठीक। अब आप ये देखिए कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब बच्चों हमने सॉलिड का टेम्परेचर, जब हमने आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ होगा। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी के। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, क्लियर है। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, अपने अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे। एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसको बच्चों हमें समझना बहुत जरूरी है इस लाइन को। इसमें लिखा हुआ है जैसे आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो सॉलिड है। सो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, मीन्स उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में चली जाएगी जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, पार्टिकल, आइस के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। सिंपल है। अब पहले पार्टिकल आइस में कुछ इस तरह के थे, एक दूसरे से बहुत क्लोज पार्टिकल थे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल अब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ठीक। सो वो लिक्विड स्टेट में कहीं ना कहीं चेंज होने लगेंगे, ठीक है। सो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, ठीक है, मूव करने लगेंगे। एंड अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, ठीक है भाई, अपने पास एक स्टेट आएगी जहां पर सॉलिड क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। ये हमको समझ में आता है कि जब एक स्टेट आएगी जहां पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर बच्चों सॉलिड, इट मीन जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग टू बिकम अ लिक्विड
एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, कि अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब जिसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होगी वो जितनी ज़्यादा होगी उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। सिंपल है। सो एक लकड़ी को तोड़ने आप बहुत आसान है, 10 लकड़ी जोड़ दी हमने साथ में, अब उस बंडल को ब्रेक करना है और ज़्यादा मुश्किल है। 50 लकड़ियाँ साथ में जोड़ दी, अब बंडल बना दिया, उसको तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे पार्टिकल्स का बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। सो द मेल्टिंग पॉइंट अब आइस का कितना होता है पहले ये पता कर लेते हैं। भाई अपनी आइस लिक्विड में चेंज हुई तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कुछ तो होगा। यहाँ लिखा हुआ है 273.16 के। अब बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, ये के का मतलब होगा केल्विन, और केल्विन एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, इसी को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप एसआई यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट को अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर के लिए वो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब हमने पढ़ा था। ठीक, तो इसी तरह से टेम्परेचर के लिए केल्विन आ जाएगा। एंड आपने ध्यान ये रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। बच्चों सेल्सियस के साथ डिग्री का यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री का यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट भी क्या होती है, एक टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट होती है। सो ये कॉमनली यूज़ होती हैं बट दे आर नॉट एसआई यूनिट्स, ये आपने ध्यान रखना है। एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। अब आप कहोगे सर डिग्री केल्विन लगा दे तो कैसा रहेगा? डिग्री केल्विन बच्चों आपने यूज़ नहीं करना है, बिकॉज केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके साथ हम डिग्री को यूज़ नहीं करते हैं। आपने सेल्सियस में डिग्री लगानी है, फ़ारेनहाइट में डिग्री लगानी है। ठीक है, इतना क्लियर है। सो 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 या इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 273 केल्विन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करें एंड केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करें। बच्चों डिग्री सेल्सियस आपके पास गिवन है, अगर मैं उसमें 273 को ऐड कर दूं, सिंपल याद हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करूं तो मेरा बन जाएगा वो केल्विन स्केल, वो जो भी आएगा वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। लाइक अपने पास 1 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 से मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा 274 केल्विन हो जाएगा अपना। ठीक है, इतना क्लियर है। सो यही दे रखा है कि राउंड ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है कि टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर में 273 ऐड कर दीजिए, या फिर अगर आपको केल्विन से किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है वहाँ पे 273। ठीक, ये क्लियर हो गया। सो 273.16 डिग्री सेल्सियस आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा आइस का। सो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पहले तो आइस का है कितना, वाटर का कितना है, 273.16 केल्विन। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बदलूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। बच्चों फ्यूज़न वर्ड आपने याद रखना है। फ्यूज़न कई बार इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा जिसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग। सो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब ये यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब भी एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, आइस है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बन जाएगा। बट बच्चों ये इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है बट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट हो रहा है। इसको आसानी से ऐसे समझेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास दो स्टेट्स बनेंगी, उसमें से कुछ सॉलिड भी होगा और कुछ लिक्विड भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। यस बच्चों, सेम टेम्परेचर पर जो सॉलिड होगा वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा। सो एनर्जी तो हमने दी उसको, हीट की फॉर्म में हमने एनर्जी दी। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये हीट एनर्जी कहाँ चली गई। जब हमने उसको एनर्जी दी तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होना चाहिए था। क्वेश्चन ये उठता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। ये हमने बच्चों यहाँ पर रीज़न ढूंढ निकालना है कि टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हुआ होगा। सो इसको हम आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। जब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वो था, उसके बाद उसी टेम्परेचर पे वो सॉलिड भी था, आइस भी था एंड लिक्विड भी उसी टेम्परेचर पे बन गया। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। सो टिल द आइस मेल्ट, जब तक आइस मेल्ट होगी तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। सो दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अब ये मज़ेदार बात है कि हमने बीकर को एनर्जी देते रहे, हम बीकर को हीट करते रहे, फिर भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। सो दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। सो ये हीट एनर्जी आखिर गई कहाँ, ये पूछना चाहता है। सो दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो हीट बच्चों कहाँ चली गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स को, उसको ब्रेक करने में वो हीट पूरी की पूरी लग गई, ठीक, बिटवीन द पार्टिकल्स। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इसको ध्यान रखना है बच्चों, आपने हीट एनर्जी उसको दी, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपने हीट एनर्जी दी, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। एंड इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड इट मीन आइस भी होगा, प्लस कुछ उसमें लिक्विड स्टेट भी आ जाएगी। ठीक, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तरह से लिक्विड नहीं होगा, कुछ आइस होगी, कुछ लिक्विड होगा। सो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी स्टेट वाटर की एग्जिस्ट करती है। सो बच्चों सॉलिड भी होगी, लिक्विड भी होगी। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं। सो इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर। बीकर का जो बच्चों कंटेंट है उसमें वो हिडन हीट की फॉर्म में चली गई। मतलब हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस भी था एंड लिक्विड भी था। मतलब वो हीट कहीं ना कहीं हिडन हो गई, वो हीट हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं दी, वो हिडन हो गई। सो उस हिडन हीट को ही हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट वर्ड का सिंपल मीनिंग है हिडन। सो हिडन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्लियर है। सो हाईलाइटेड पोर्शन क्या कह रहा है, एक डेफिनेशन जो कि स्कूल में बहुत बार पूछी जाती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू 1 kg ऑफ लिक्विड। 1 kg बच्चों सॉलिड किस में चेंज होगा, 1 kg लिक्विड में जब चेंज हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको हम तोड़ करके कुछ स्मॉल उसमें पढ़ते हैं। देखिए 1 kg सॉलिड बच्चों किस में चेंज हुआ, 1 kg लिक्विड में चेंज हुआ, ये समझ में आया। बट टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
एंड इसी टेम्परेचर पर एट सेम टेम्परेचर, जिसको क्या कह रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रही है डेफिनेशन? तो अमाउंट ऑफ हीट मीन्स 1 kg सॉलिड 1 kg लिक्विड में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड उस हीट की अमाउंट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब इतनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, गेन करता है। सो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये जिसको हम कहते हैं 273 केल्विन। अब आप ये मुझे बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने कहा बच्चों दो स्टेट हैं आपके पास, आइस स्टेट भी है एंड अपने पास वाटर जो कि लिक्विड स्टेट भी है, अपने पास लिक्विड स्टेट भी है। अब आप ये बताइए कि आइस के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी या लिक्विड के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी? जब हमने इसको लेटेंट हीट दिया तो हमने लेटेंट हीट बच्चों किसको दिया? हमने आइस को लेटेंट हीट दिया तो वो बदल गया लिक्विड में। सो फाइनली आइस तो उसके अंदर है नहीं, अब उसके अंदर लिक्विड है, सो लिक्विड में एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, सो पार्टिकल इन वाटर at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस से ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? वाटर में होगी, बिकॉज हमने वाटर में कौन सी एनर्जी दे दी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नाम की एनर्जी हमने उसको दे दी है। बच्चों लेटेंट हीट तो समझ में आता है, ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या है? क्योंकि इसको सॉलिड से लिक्विड के लिए पढ़ा जाता है, इसलिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। सो आगे इसमें बढ़ते हैं। इसी तरह से हम क्या वेपर्स के लिए भी कर सकते हैं? वेपर्स के लिए भी हम बिल्कुल सेम डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अब हमने क्या किया, वाटर को हीट एनर्जी। सो बच्चों आगे अपने पास है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे? एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। सिंपल है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागने स्टार्ट कर देंगे, एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट आएगा, अ पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break the force of attraction। मतलब पार्टिकल एक दूसरे से किसी अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, ठीक इस तरह से पार्टिकल जुड़े होंगे अट्रैक्शन से। अब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उनमें अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आएगा। So at this temperature the liquid start changing into gases। लिक्विड बच्चों गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड द टेम्परेचर एट विच द स्टार्ट बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस में मीन्स बॉइल होना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, बट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है? मैं इसको एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने इस तरह से एक बीकर लिया, इसमें आपने पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड हम अगर देखें तो कुछ इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड की भी अपनी लेयर्स होंगी। सो आप इसको हीट करते हो जब नीचे से बर्नर से, या आपने उसको गैस बर्नर पर रखा और उससे आप उसको हीट कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कौन सी लेयर उसकी हीट होगी? सबसे पहले उसकी सबसे नीचे वाली लेयर हीट होगी, क्लियर है? एंड हीट हो करके वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एंड ऊपर की जो कोल्ड लेयर होगी वो नीचे आएगी। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वर्टेक्स बन जाएगा, ये इधर गई और ये लेयर नीचे आ गई। सो एक वर्टेक्स बन जाएगा, इस तरह से एक वर्टेक्स अपने पास बन जाएगा कि जो गर्म जो हीटेड लेयर है वो ऊपर जाएगी एंड कोल्ड वाली लेयर नीचे आ जाएगी। सो धीरे धीरे जो ये पूरा बल्क है, जो पूरा लिक्विड है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जब तक वो पूरा बॉईल नहीं, जब तक वो पूरा हीट नहीं होता तब तक उसमें से वेपर्स नहीं निकलेंगी।
ठीक है, तो आपको पूरा बल्क हीट करना पड़ेगा। दैट इज वाई बॉइलिंग इज कॉल्ड अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? बल्क फिनोमिना कहते हैं। सो बल्क फिनोमिना कहने का रीज़न आपको समझ में आया कि सबसे पहले अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। बल्क ऑफ द लिक्विड मतलब ओवरऑल जो पूरा लिक्विड है वो सबसे नीचे पहले जो बॉटम वाली लेयर होगी वो हीट को एब्सॉर्ब करेगी, ठीक, एंड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। आगे है बच्चों वाटर एट दिस टेम्परेचर। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 373 केल्विन। इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस आपको 273 करना पड़ेगा। सिंपल है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। या फिर 100 डिग्री सेल्सियस सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम में केल्विन में पूछे तो 273 ऐड कर दो 100 के अंदर, वो बन जाएगा 373 केल्विन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो इसी तरह से जैसे हमने लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन किया, क्या आप लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, डिफाइंड हो सकती है। 1 kg लिक्विड, ठीक है, आपने क्या लिखना है कि द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू 1 kg ऑफ वेपर्स। ठीक है, 1 kg लिक्विड को 1 kg वेपर्स या गैसेज स्टेट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन क्या बनेगी? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू 1 kg ऑफ अ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब सेम टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट का वाटर का टेम्परेचर है। सो वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी को गेन कर लेंगे, ठीक, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। अब जैसे हमने पढ़ा था कि आइस एंड वाटर में ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वाटर के पास होगी। कौन सी एनर्जी होगी? लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होगी। इसी तरह से बच्चों स्टीम के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कंपेयर टू लैटेंट हीट ऑफ, एज़ कंपेयर टू बॉइलिंग लिक्विड। ठीक, बॉइलिंग लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होगी? स्टीम के अंदर होगी। इसीलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कॉजेज सिवियर मोर सिवियर बर्न। सिवियर मतलब जो लीथल, बहुत ज़्यादा खतरनाक जल जाता है कभी, तो विच कॉजेज मोर सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? स्टीम आएगा, बिकॉज स्टीम कंसिस्ट ऑफ मोर latent heat of vaporization. Clear है? So this is because particle in the steam has absorbed extra energy in form of latent heat of vaporization. ठीक, क्लियर हो गया? अब ये दिखाया हुआ है कि सॉलिड स्टेट को हमने अगर हीट दिया तो किस में चेंज होगी? लिक्विड में। सिंपल है, लिक्विड को हीट दे दिया तो गैस में चेंज हो गई, और अगर गैस में हमने गैस को कूल डाउन कर लिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। सो बच्चों अगर हम गैसेस स्टेट को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, एंड लिक्विड को भी अगर कूल डाउन कर लेंगे तो फ्रीज हो करके सॉलिड बना लेगा। सिंपल है। सो लिक्विड से ये गैस में क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन हो जाएगा, एंड गैसेस से ये लिक्विड से सॉलिड में अगर आ रहा है तो हमने पढ़ा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, सो इस तरह से हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कैसे चेंज कर सकता है। अब सो वी इन्फर फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल सही, टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो आगे हम पढ़ रहे हैं, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये तो हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस भी वो चेंज हो रहा है, सही है, बट there are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa। बच्चों वाइस वर्सा का मतलब क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा मतलब सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है एंड गैस से भी सॉलिड में अगर जाएगा, दोनों प्रोसेस को हम यहाँ पर, दोनों प्रोसेस हो सकती हैं कि सॉलिड से गैस में जा रहा है या फिर गैस से सॉलिड में जा रहा है।
ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है कि वो लिक्विड में ना जाए, सॉलिड से या तो कहाँ चला जाए, गैस में, या फिर गैस से चला जाए सॉलिड में। एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको समझते हैं। इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन पहले बता दूं कि इसको क्या कहते हैं। अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स सॉलिड से गैस में जो जा रहा है उसको सब्लिमेशन कह रहे हैं, एंड गैस से सॉलिड में भी जो बदल रहा है बच्चों, दोनों प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कह रहे हैं। समझ में आपके आया कि सॉलिड से वो गैस में बदला या फिर गैस से बदल गया सॉलिड में, दोनों प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन है। ठीक है, अब हम एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ देख लेते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से। इन्होंने क्या कहा कि कैम्फर आपने लेना है, कपूर, आपने कपूर की गोलियां देखी होगी, कैम्फर आपने देखा होगा, एंड अमोनियम क्लोराइड बच्चों आपने देखा होगा। एंड अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, आप फॉर्मूला नोट कर ले, NH4Cl। सो आपने क्या क्या लेना है, कैम्फर लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, एंड क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। तो चाइना डिश बच्चों इस तरह की कोई एक, इस तरह की एक डिश, मतलब इस तरह का एक कंटेनर आप कह सकते हैं, एक प्लेट सी होती है लेबोरेटरी के अंदर, इसको हम चाइना डिश कहते हैं। सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा होता है बच्चों, इस तरह से। सो इसमें हम इसको क्रश कर देंगे एंड रख देंगे। सो पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब आप इसको यहाँ से समझिए। ठीक, हमने क्या किया कि एक चाइना डिश ली। ठीक है बच्चों, चाइना डिश ये ली, चाइना डिश के ऊपर हमने रख दिया अपना सब्सटेंस, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हमने वहाँ पर रख दिया। ठीक, इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखना है। अब फनल अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम एक फ़नल देखें तो वो हमको बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा। बट अगर हम इसको इन्वर्टेड मीन्स उल्टा अगर हम करके इसको रख दें तो ये कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। समझ में आया? तो इन्वर्टेड फनल का मतलब हमने इसको उल्टा करके रख देना है, एंड उल्टा करके रखेंगे और इसके यहाँ पर ये माउथ पर हम कॉटन प्लग लगा देंगे। ठीक, अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम यहाँ से बर्नर से हीट करके चाइना डिश को हीट करेंगे तो उसमें जो हमने अमोनियम क्लोराइड रखा है अब उसकी वेपर्स बननी स्टार्ट होंगी। ठीक, उस सॉलिड की क्या बनेगी, वेपर बनेगी बच्चों, लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड से वेपर बनेगी। एंड वेपर, अब क्योंकि कॉटन प्लग लगा है तो वेपर तो बाहर जा नहीं सकती। सो वो इस इन्वर्टेड फनल की जो सरफेस है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड फनल का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पर अंदर से वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, डिपॉजिट हो जाएगा, उसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। ठीक है, सॉलिडिफाइड। अब आप कहोगे सर ठीक है, हमने क्या किया, सॉलिड से हमने गैस में चेंज कर दिया डायरेक्टली, इसका फ़ायदा क्या है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, अगर यहाँ पर सपोज कोई इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड रखा होता और एक ऐसी इम्प्योरिटी होती जो कि सब्लाइम नहीं हो सकती, जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट, तो आप क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड एंड इम्प्योरिटी को हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड तो मिल गया ऊपर आपको, बट इम्प्योरिटी आपकी यहीं रह जाएगी। ठीक, सो दोनों अलग हो जाएंगे। सो ये सेपरेशन टेक्निक में काम आता है बच्चों आपको। ठीक, आपको प्रोसेस समझ में आई? सो इस तरह से लास्ट में व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ये आपको अबव एक्टिविटी से ये डेफिनेशन आपको समझ में आती है कि चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और वाइस वर्सा मीन्स सॉलिड से गैस में एंड गैस से सॉलिड में, दोनों ही प्रोसेस क्या हो जाएंगी, सब्लिमेशन हो जाएंगी। सो बच्चों, ये हमने आज के लेक्चर में इस तरह से लैटेंट हीट का कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ लिया एनसीईआरटी से, एक एक लाइन एक्टिविटी हमने समझ ली। सो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, लाइक कर देना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास इस तरह के वीडियोस के, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एनसीईआरटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर चैप्टर के मिलते रहें। सो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।